भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी। जाजू साहब, आपने कई राज्यों का प्रभार भी देखा है पहले, और आप उत्तराखंड से भी हैं, फिर भी दिल्ली का भी प्रभार आपने देखा है। तमाम जगहों पे आने वाले दिनों में उत्तराखंड, यूपी और तमाम राज्यों में 5 राज्यों में लगभग चुनाव है। उत्तराखंड की सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड से ही हैं। तो उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश के बाद सियासी बवाल मचा है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? हरक सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, फिर वो फूट फूट कर रोए, उन्होंने संगठन पर आरोप लगाए और यहाँ तक प्रण ले लिया कि वो कांग्रेस को ही जिता कर रहेंगे उत्तराखंड में। ऐसा है, उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। ये तीर्थाटन पर चलने वाला प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जिस प्रदेश की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मैचिंग होती है, केमिस्ट्री, इस टाइप का ये प्रदेश है। गए 5 साल के पहले चुनाव में तो मैं प्रभारी था। 70 में से 57 सीटें हमने जीती थी और देश में ऐसा विक्रम प्रस्थापित किया था। और उसके बाद की जो स्थिति है, हमने जिस प्रकार से काम किया है, तो उसके आधार पे मैं कह सकता हूं। अब हरक सिंह रावत जी का जहां तक सवाल है, वो कांग्रेस से इस पार्टी में आए थे। अभी एक भी पार्टी कोई बची नहीं जहां हरक सिंह रावत गए। वो बसपा से लड़े, वो सपा से लड़े, वो कांग्रेस के नेता थे, बाद में वो बीजेपी में भी थे। तो राजनीतिक क्षेत्र में हर चुनाव में नई पार्टी लेके जाने वाले कैंडिडेचर का जो क्रेडिबिलिटी होती है, वो जनता तय करेगी। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको कह सकता हूं, उत्तराखंड में बहुत अच्छी स्थिति पार्टी की है और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। राजू साहब, आप 5 साल पहले जब आपने अपने प्रभारीशिप में चुनाव करवाया था, उसके बाद भी 5 सालों में कई मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ा। तो क्या लगता नहीं कि जो संगठन में आपसी असंतोष दिखता है, इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? ऐसा है, उत्तराखंड में विकास के काम का जहां तक विषय है, केंद्र सरकार की मदद से और संजोग से आज देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड को मिला है। तो उत्तराखंड में जो काम हुआ है, वो आज तक हम कभी सोच ही नहीं सकते। इस प्रकार का काम इस 5 साल के कार्यकाल में हमने कर दिखाया है। और उत्तराखंड की जनता ये इस प्रकार का आकलन करने वाली, पॉलिटिकली अलर्ट इस प्रकार की जनता है। 3 मुख्यमंत्री का रहा तक सवाल, तो लगभग 4 साल तक तो एक मुख्यमंत्री ने हमारे काम किया। बाद में टाइम बीइंग एक मुख्यमंत्री नए आए, पर बाद में वो जो कोरोना और जिस प्रकार का संकट हुआ, तो उनको री इलेक्शन करना हमें संभव नहीं था। तो हमने तीसरे अभी ये मुख्यमंत्री हमने दिए। पर मुख्यमंत्री कौन है इससे कोई मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी ये केडर पार्टी है। हम काम पर भरोसा करते हैं और विकास के आधार पर हम क्लेम कर सकते हैं कि उत्तराखंड वापस हमें जिताएगा। उत्तराखंड में अगर बात किया जाए कि मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, जहां पर आपके राज्य में सरकार है, वहां आप डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेगा? चेहरा कौन होगा, चेहरे की बात नहीं की गई। क्या आप पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर राज्य में चुनाव लड़े जाएंगे? ऐसा है, देश में कहीं भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े तो स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नाम जरूर आता है और हमें उस पर गर्व है। उनके काम पर पूरा देश एकदम जिस प्रकार से लोगों के मन में उत्साह आता है, जो प्रेरणा जगती है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं है, उसका कोई तुलना नहीं हो सकती। जहां तक राज्य की चुनाव का सवाल है, राज्य ने केंद्र सरकार के साथ साथ अपना परफॉर्मेंस भी जिस प्रकार से करके दिखाया है, तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेस के कार्यकाल में उत्तराखंड सरकार में जो काम हुए और हमारे कार्यकाल में जो काम हुए, उसकी अगर तुलना करी तो निश्चित रूप से लोगों को फर्क ध्यान में आता है। उत्तराखंड ये टूरिज्म पर चलने वाला प्रदेश है। वहां का तीर्थाटन 12 ही महीने चलना चाहिए, इसलिए ऑल वेदर रोड का निर्माण 12,000 करोड़ रुपए देकर जो हमने किया, और केवल किया नहीं, वो काम अभी पूरा हो रहा है। तो ये सब बातें लोगों के ध्यान में आ रही है। इतना बड़ा फंड जब वहां प्रदेश में जाता है, तो वहां जो रोजगार का निर्माण हुआ है, टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, उससे स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड के इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा है।
राजू साहब, असंतोष क्यों है? हमने उत्तर प्रदेश में देखा जो सियासी बवाल मचा, एक के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद लगभग 16 नेता अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं। उत्तराखंड में भी ये शुरुआत हो गई। अब पार्टी के अंदर असंतोष क्यों है? क्या पार्टी संगठन नियंत्रण नहीं रख पा रही? क्या वजह मानते हैं चीजों को लेकर? आपने उत्तर प्रदेश की बात निकाली है। हम्म। अब देखिए, पिछले टाइम के आंकड़े ये बता रहे हैं कि हम 303 सीटों पर हमारी जीत हासिल की थी, और 303 सीटों में एक परंपरागत पुराने बीजेपी वाले 250 लोग छोड़ दिए, तो लगभग 50-60 लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, पार्टी ने उनको स्वीकारा, उनको टिकट दिया और वो जीत के आए। वो हम्म। चुनाव के पहले, ये हर राजनीतिक पार्टी में होता है, जिस पार्टी की चुनाव जीतने की पॉसिबिलिटी रहती है, स्वाभाविक उस पार्टी में लोग ज्यादा जाते हैं। तो हमारे पार्टी में भी वो आवागमन वहां भी हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। उत्तराखंड में भी 14 विधायक, सिटिंग कांग्रेस के विधायक हमारे पार्टी में आए थे, और 14 की 14 लोगों को हमने टिकटें दी थी। हरक सिंह रावत उसमें से एक है। तो ऐसे जो लोग आए, और उसमें से कुछ लोग अभी इस जो 5 साल सत्ता उपभोग करने के बाद, मंत्री पद लेने के बाद भी, अब वो चुनाव के 11th आवर पे अपने कोई व्यक्तिगत टर्म्स ना जमने के कारण अगर वो पार्टी छोड़ के जा रहे, तो उनके बारे में मैं कुछ रिएक्शन नहीं दूंगा। उनके बारे में जनता अपने आप निर्णय करेगी। पर लोगों को ये जरूर समझता है कि जो आदमी 5 साल इस सरकार में रहा, प्रमुख प्रतिनिधित्व उसने किया, और वो 11th आवर पे सरकार छोड़ के जा रहा है और सरकार पर क्रिटिसिज्म भी कर रहा है। भाई 5 साल जब आप उसके लाभार्थी हो, आप उस पद का उपभोग कर रहे हो, ओहदे पर हो, तब आप बोलते नहीं हो। और 11th आवर पे चुनाव में अपनी कोई टिकटों का हिसाब नहीं बैठा, या आपने ज्यादा उम्मीद की और उससे पार्टी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो आप कुछ तो भी फिलोसफी बनाकर निकल के जाओगे, तो इसका तो निर्णय जनता बराबर करती है। आपने जो एक बात कही जाजू साहब की, जो इंपोर्ट किए गए नेता थे, ये इंपोर्ट पॉलिसी जो बंगाल से शुरुआत हुई भारतीय जनता पार्टी में, कुछ आपने खुद ही कहा कि उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, जो आए थे वही जा रहे हैं। बात भी सही है। आपने अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, दारा सिंह चौहान की बात कर ले, या फिर उत्तराखंड में हरक सिंह रावत की बात कर ले, ये तमाम नेता तमाम पार्टियों में जा चुके हैं। फिर क्यों इस इंपोर्ट पॉलिसी को भारतीय जनता पार्टी नहीं बंद कर रही? क्योंकि बंगाल चुनाव में भी इसी तरह हुआ था, पिछले चुनाव में भी इसी तरह देखने को मिला। आपकी पार्टी के जो नेता है उनके अंदर क्या असंतोष नहीं पैदा हो रहा है? कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरता है इससे? ऐसा है, लोकतंत्र वाले देश में कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी अपने दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं कर सकती। आने वाले सबका स्वागत करना ही पड़ता है। हाँ, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिसकी कोई इस प्रकार की बातें देखकर वो वेरीफाई करके हम पार्टी में लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हेल्दी डेमोक्रेसी का संकेत है कि सबको दरवाजे खुले रहने ही चाहिए। किसी को प्रोहिबिशन, किसी को रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब सवाल, जिस कारण वो नेता पार्टी में आता है, तो उसको अपनी सत्ता का ये होने के बाद तुरंत वो चला जाता है, तो इसको उसके क्रेडिबिलिटी का सवाल रहता है, उसकी लॉयल्टी का सवाल रहता है। जनता तो जानती है भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है, केडर पार्टी पर हमारा भरोसा है। स्वाभाविक रूप से वो लोग आने से जहां के हमारे कार्यकर्ताओं पे असर होता है, वो कुछ पैमाने पे नाराजगी भी होती है, पर मुझे लगता है कि कोई पार्टी इसको रोक नहीं सकती। आने वाले सबका स्वागत करना पड़ता है। हाँ, हमारे पार्टी में आने के बाद हम अपने पार्टी के तरीके से उसको ढाल लेते हैं, उनको इस कार्य पद्धति में फिट करने की कोशिश करते हैं। भले ही वो फिट हो ना हो, फिर वापस चले जाए। जाजू साहब, आप संगठन के काफी पुराने आदमी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आपने उत्तराखंड का भी प्रभार देखा, आपने दिल्ली का भी प्रभार देखा। इन तमाम अगर राज्यों में देखा जाए तो एक पार्टी का प्रादुर्भाव बढ़ रहा है, और वो बाकी जगह भी पांव पसारी है। वो है आम आदमी पार्टी, जिसमें आप दिल्ली में जूझते रहे हैं। इसका कितना महत्व देखते हैं पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में? ऐसा है, इस देश के डेमोक्रेसी ने भी ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी सिंगल मैन पार्टी अगर कोई है, तो उसका ज्यादा दिन का भवितव्य नहीं रहता है। टेम्पररी, तात्कालिक उनको विजय प्राप्त हो सकती है, कोई टेम्पररी इश्यूज पर वो स्वार होकर कुछ हो सकते हैं। पर ऐसे पार्टियों का मुझे एक बात बताइए, सिंगल मैन पार्टी जो है, उनका लाइफ कितना है? इस देश में बहुत से ऐसे है। आज तक कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के ऐसी जो पार्टियां खड़ी होने की कोशिश की,
टेम्पररी कई राज्यों में उनको यश भी मिला, और उसका लाइफ ज्यादा दिन चला ऐसा नहीं है। जहां तक दिल्ली से आम आदमी पार्टी के आप प्रश्न उठा रही है, तो इस आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली छोड़कर बाकी सब राज्यों का जो परफॉर्मेंस आपने देखा है, पहले यूपी भी ये लड़े, गोवा भी लड़े, पंजाब भी लड़े, हिमाचल भी लड़े और उत्तराखंड में भी पिछले टाइम भी लड़े, तो क्या उनका नतीजा निकला हम देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे पार्टी है कोई हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय ऐसा मुझे नहीं लगता। अपवादात्मक दिल्ली की स्थिति छोड़कर कहीं भी उनको वैसे यश मिला नहीं। लेकिन जाजू साहब, पंजाब में तो उन्होंने विपक्ष में अच्छी खासी पैठ जमा ली। अभी चंडीगढ़ में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें भी आप आदमी पार्टी का अगर प्रदर्शन कहा जाए तो अच्छा रहा। हालांकि मेयर आपके बने अंततः, लेकिन कहा तो जा सकता है कि वो भी अब सीन में आ रही है इन राज्यों में। ऐसे जहां जहां भी मैं देख रहा हूं, जहां दिल्ली भी मैंने देखा, जब कांग्रेस पार्टी जीरो हो जाती है, कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक पूरी खत्म हो जाती है, और अपने आप जो विरोधी पक्ष का वोटिंग है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला वोटिंग है, वो सब इकट्ठा होता है, कहीं न कहीं वो इकट्ठा होके जाता है। वो कभी आम आदमी को रिप्रेजेंट होता है, कभी कांग्रेस पे जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे वोटों का जो है, उसका आकलन उस पार्टी के परफॉर्मेंस से नहीं जोड़ना चाहिए। दिल्ली में नहीं तो कांग्रेस इतनी वीक है कि 0 सीटें हो जाएगी उनकी, उनकी सब जमानतें जब्त हो जाएगी, बीएसपी को एक भी सीट नहीं आएगी। तो स्वाभाविक रूप से ये दिखता है कि ये वोट बैंक कहाँ कंसोलिडेट हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया। तो वही स्थिति है चंडीगढ़ में भी, बाकी सब पार्टियां खत्म हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब इकट्ठा आते हैं, तो इस प्रकार का देखने को मिलता है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जिस तरह से लगातार बेतहाशा बढ़ रही है, हालांकि आज सत्येंद्र जैन ने ये दावा किया कि पीक पे आ चुका है और अब घटेंगी। उन्होंने कहा था 14,000, लेकिन बावजूद उसके 17,000 के करीब का नए मामले आए। हरियाणा के गवर्नमेंट ने ये आरोप लगाया कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में भी कोरोना बढ़ रहा है, जिसे दिल्ली ने खंडन किया। कहां तक इन बातों को संभाल पा रही है दिल्ली सरकार, जाजू साहब? दिल्ली का पिछले कोरोना के कार्यकाल का भी परफॉर्मेंस पूरे देश ने देखा है। ये प्रूव भी हुआ है किस प्रकार का उन्होंने तैयारी की थी, कैसे स्टेटमेंट देते रहे, पब्लिसिटी करते रहे, और कैसे कोरोना की बड़ी कीमत दिल्ली वालों को चुकानी पड़ी। इस बार संजोग से केंद्र सरकार ने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, पहले से किया। और मुझे लगता है कि सरकार किसकी भी हो, जहां मानव हानि का संभावना है, पूरे लोगों के जीने मरने का सवाल जब खड़ा होता है, तो सब लोगों को मिलजुल कर इकट्ठा होकर काम करना चाहिए। पिछले टाइम का बहुत बड़ा सबक दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के नॉन परफॉर्मेंस का हमने भुगता है। इस बार जनता भी अपने आप में ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। वैक्सीनेशन का काम, आज तो पूरे देश का 157 करोड़ वैक्सीन का उच्चांक हमने प्रस्तापित किया। पिछले टाइम भी हमने देख रहे थे, केवल बयान देना छोड़कर और पब्लिसिटी छोड़कर क्या सरकार ने किया है क्या नहीं किया है, उसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पर ये कंट्रोल में आना चाहिए और जल्दी खत्म होना चाहिए, इस विषय में कोई दो बात हो नहीं सकती। एक सवाल जाजू साहब की, अंदर खाने खबर निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, और नेताओं से ये अपील भी की गई है कि वो अपने परिवार वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा टिकट नहीं मांगे। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में ये भी तय किया गया है कि सांसदों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। ये नियम क्यों बनाना पड़ा? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसी मांग की थी, जो बातें निकल कर आ रही हैं? वैसे तो आपने जो कहा कि एक परिवार से एक ही आदमी, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का संकेत रहा है। उसको बाकायदा संविधान में लिखना जरूरी नहीं है, पर ये पार्टी का संकेत रहा है कि एक ही परिवार में सब सत्ता कंसंट्रेट हो रही है। ऐसा हमने कभी सोचा नहीं, हम ऐसा करते नहीं। तो ये कोई बीजेपी के लिए कोई नई बात ऐसी नहीं है। तो भी अपवादात्मक स्वरूप में कोई अगर ज्यादा अपेक्षा करता है, तो उसको हम ये कहते हैं कि इस पार्टी की ये रीति नीति नहीं है, और देते हैं। और जिस परिवार से भी समझो ऐसे गलती से भी है, तो वो केवल उस परिवार का प्रतिनिधि है, इसलिए वो प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो अपने कर्तृत्व मेटल प्रूव करने के बाद उसको उस प्रकार का ओहदा दिया जाता है, उस प्रकार का उसको प्रमोशन दिया जाता है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रीति है, इसमें हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं जिनको इस प्रकार की आदत नहीं है। कांग्रेस तो एक परिवार पार्टी चलाता है, बाकी पार्टियां व्यक्ति पार्टी चलाते हैं, तो वहां ये समस्या निर्माण होती है, उनके लिए हमें ये सब कहना पड़ता है।
लेकिन जो आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो घमासान चल रहा है, उससे कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया है। आज अखिलेश यादव ने अन्य संकल्प लिया कि वो किसानों से संकल्प करवाया कि वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यूपी में और पार्टी के अंदर घमासान मचा है। फिर इन बातों का जब चुनाव प्रचार में क्या जवाब पार्टी देगी? जहां तक आज का उनका संकल्प और किसानों को उकसाने की बात है, मैं कह सकता हूं अखिलेश यादव जी के किसान कार्यकाल में किसानों की कर्ज माफी 0 रुपया हुई थी, 1 रुपया भी कम नहीं हुआ था। हमारी सरकार के कार्यकाल में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम हमारे कार्यकाल में हुआ है। गन्ना 95,000 करोड़ गन्ना का भुगतान बाकी था जो अखिलेश यादव की कार्यकाल में। हमारे कार्यकाल में 1,52,00,000 1.52 लाख करोड़ भुगतान किसानों का गन्ना का हमारा हुआ है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में 220 लाख टन एमएसपी की केवल खरीदी हुई थी। हमारे कार्यकाल में एमएसपी का रेट हमने दुगुना कर दिया और 476 लाख टन की खरीदी हमारे कार्यकाल में हुई है। तो ये किसान देख रहा है किसके कार्यकाल में शौचालय बने, किसके कार्यकाल में घर बने, किसको गैस कनेक्शन मिले हैं, कौन से महिलाओं को, विधवा महिलाओं को पेंशन मिल रही है। ये सब लोग अपने सामने देख रहे हैं। ये काम बोल रहा है बढ़ चढ़ के, इसलिए हमें चिंता नहीं है। अखिलेश जी कोई भी संकल्प करे, यूपी का किसान कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकता, वो हमारे साथ रहेगा। फिर में इन 5 राज्यों में कितने राज्यों में दोबारा भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं सत्ता में? ऐसा है, इसमें से उत्तराखंड, यूपी, गोवा और मणिपुर चारों राज्यों में तो हमारी सरकार है। पंजाब में हम गठबंधन की सरकार थी, बीच में हम उससे बाहर निकल गए थे और वहां केवल अकाली की सरकार थी। तो जहां तक हमारा सवाल है, हम चारों ही राज्यों में तो हम रिपीट कर ही रहे हैं। पर पंजाब के अब जिस प्रकार के हालात तैयार हो गए, अकाली के बारे में वहां एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस पार्टी के बिखराव हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी वहां जिस दमखम से आज लड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पांचों की पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता में आ रही धन्यवाद जाजू साहब, तमाम मुद्दों पर है। बातचीत करने के लिए ईटीवी भारत में आपका धन्यवाद। धन्यवाद।